अपन स्टार्ट करते हैं रेल जॉइंट्स एंड क्रीप ऑफ रेल। क्रीप ऑफ द रेल्स, यही स्टार्ट कर रहे थे अपन। तो पहले तो आपको रेल जॉइंट्स पढ़ने हैं। कितने टाइप के रेल जॉइंट होते हैं? 5 टाइप के। इसमें 2 क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। पहला है टाइप्स अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ जॉइंट्स। किसी रेल जो आपने ट्रैक डिजाइन किया है कोई भी, उसमें जॉइंट्स की पोजीशंस क्या है, उसके बेस पे आपको रेल जॉइंट को क्लासिफाई करना है। इसमें आपके 2 टाइप के हैं मेनली। पहला है स्क्वायर जॉइंट्स, दूसरा इसका नाम दे दो पैरेलल जॉइंट्स। पैरेलल जॉइंट्स बोल सकते हो आप इसको। और सेकंड है स्टैगर्ड, तो इसको स्टैगर्ड ही बोलना है। पैरेलल जॉइंट या स्क्वायर जॉइंट का मतलब हो गया आपका जो जॉइंट है वन साइडेड रेल के अंदर और सेकंड साइड की जो रेल है दोनों का कंटिन्यूअसली आएगा, दोनों का पैरेलल जॉइंट आएगा। किसी भी ट्रैक के अगर आप डिजाइन देखोगे तो उसमें ये आपका पैरेलल जॉइंट हो गया। ठीक है, हो सकता है ये सपोर्टेड हो सकता है ये सस्पेंडेड हो सकता है ये ब्रिज जॉइंट हो। तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपका इनमें से कोई एक जॉइंट हो सकता है, बट अगर ये कंटिन्यूअसली पैरेलल दोनों रेल्स में पैरेलल जॉइंट आ रहे हैं तो ये आपका पैरेलल जॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पैरेलल नहीं आ रहा, अल्टरनेट आ रहा है, एक जॉइंट यहां बन गया, दूसरा जॉइंट यहां बन रहा है, तीसरा जॉइंट यहां है, चौथा जॉइंट यहां है, तो इस टाइप के जॉइंट अगर आएंगे तो ये आपका स्टैगर्ड जॉइंट हो गया। ठीक है, सेकंड है आपका टाइप अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ स्लीपर्स। जो जॉइंट आप बनाओगे उसमें स्लीपर्स की पोजीशंस कहां है, उसके हिसाब से आपने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है। 2 कैटेगरी आपकी हो गई पोजीशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट खुद की पोजीशन कहां है, और 3 कैटेगरी आपकी ये हो गई जिसमें स्लीपर्स की पोजीशन कहां है। आपका जो रेलवे ट्रैक बना है, ये आपका कोई रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये रेल्स आ गई और ये आ गए आपके स्लीपर्स। स्लीपर्स, ठीक है। पहला आपने जो डिफाइन कर रखा है, ये आपको केवल और केवल जॉइंट्स देखने हैं कि कहां आ रहे हैं वो जॉइंट, उसी बेस पे आपको क्लासिफिकेशन करना है। सेकंड पॉइंट में आपको स्लीपर्स की स्पेसिंग देखनी है, कहां स्लीपर्स हैं और उसके रिगार्डिंग जॉइंट्स की पोजीशन कहां पे है। ठीक है, पहला जो आपने पढ़ा है स्क्वायर जॉइंट, इसमें आपको पैरेलल जॉइंट आ रहे थे। सेकंड आपने जो पढ़ा था स्टैगर्ड जॉइंट, इसमें अल्टरनेट पॉइंट पे जॉइंट्स आ रहे हैं, एक जॉइंट यहां आ रहा, दूसरा यहां आ रहा, तीसरा यहां आ रहा, चौथा यहां आ रहा है। जरूरी नहीं है ये स्पेसिंग आपकी सेम रहेगी, एक यहां आ रहा दूसरा यहां आ रहा, हो सकता है ये यहां भी आ सकता है। ठीक है, थ्रू आउट द ट्रैक पैरेलल नहीं आ रहे वो। स्टैगर का मतलब यही है कि आपका अल्टरनेट जगह पे एक जॉइंट यहां आ गया, दूसरा यहां आ गया, तीसरा यहां आ गया, चौथा यहां आ गया, गैप ज्यादा रह गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट दोनों पैरेलल नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो आपका स्टैगर्ड जॉइंट हो गया। ठीक है, सपोर्टेड जॉइंट का मतलब क्या हो गया? सपोर्टेड जॉइंट का मतलब होगा ये आपका रेलवे ट्रैक है, इसके अंदर ये आपने डेंसिटी प्रोवाइड कर रखी है स्लीपर्स की एज पर रिक्वायरमेंट। स्लीपर डेंसिटी डिपेंड करेगी आपका वॉल्यूम कितना है, कितनी ट्रेनें एक टाइम में वहां से गुजर रही है पर डे के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से, और वो कितना मास वहां से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रही है। किस टाइप का आपका ट्रैक है, ये बीजी गेज है या मीटर गेज है या फिर नैरो गेज है, सब में अलग अलग क्वालिटी के स्लीपर्स आपको यूज करने हैं। जो स्ट्रेंथ आपको रिक्वायर्ड है उसी स्ट्रेंथ से ज्यादा होनी चाहिए स्ट्रेंथ, उससे कम के आपके पास स्लीपर्स फेलियर का कारण बन जाएंगे, रोड एक्सीडेंट, रेलवे का एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके सपोर्ट्स कहीं यहां आ रहे हैं, ये आपके स्लीपर्स हैं, इस स्लीपर्स के ऊपर अगर आपका सपोर्ट बन रहा है, 2 रेल को आप कनेक्ट कर रहे हो जॉइंट के थ्रू, तो ये आपका हो जाएगा सपोर्टेड जॉइंट। जॉइंट जो है आपका सपोर्ट हुआ है रेल के थ्रू, स्लीपर्स के थ्रू। सेकंड आपका सस्पेंडेड है,
तो इसका मतलब होगा कि जो जॉइंट्स आपके आएंगे वो यहाँ कहीं बीच में सस्पेंडेड रहेंगे, स्लीपर्स के ऊपर नहीं आएंगे। हो सकता है स्लीपर्स के यहां आ जाएं, हो सकता है स्लीपर्स के यहां आ जाएं, ठीक है, बट सपोर्ट इसको नहीं मिलेगा, ये सस्पेंडेड कंडीशन में रहेंगे। तो इस टाइप का जॉइंट अगर आपका आएगा तो वो आपका सपोर्ट सस्पेंडेड जॉइंट हो गया। थर्ड है आपका ब्रिज जॉइंट। तो ब्रिज जॉइंट में आपका ये सपोर्टेड या सस्पेंडेड कोई भी जॉइंट हो सकता है। इसको एक ब्रिज की स्टील की बार की हेल्प से लोड ट्रांसफर होगा इन स्लीपर्स, ठीक है। डायग्राम देख लो आगे। फर्स्ट आपका सपोर्टेड जॉइंट था, ये आपका स्लीपर्स है और ये आपकी रेल्स है, इसके बीच में ये जॉइंट बना है। तो ये इस टाइप का जॉइंट अगर आपका बनेगा किसी भी ट्रैक में तो वो आपका सपोर्टेड जॉइंट आ गया, ठीक है। ये आपका बीच में एक्सपांशन गैप प्रोवाइड करवा रखा है, एक्सपांशन जॉइंट बोल दो आप, क्योंकि जो रेल्स हैं वो टेम्परेचर इफेक्ट के साथ इसमें क्रीप आएगी या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो उस कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपांशन को काउंटरैक्ट करने के लिए आपने इसके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा। ये 2 mm भी हो सकता है, 3 mm भी हो सकता है। तो ये गैप आपको जॉइंट्स के बीच में रखना है काउंटरैक्ट करने के लिए। आपको टेम्परेचर इफेक्ट रेल्स के अंदर जो भी आएंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, क्रीप आएगा तो उसमें। सेकंड जॉइंट आपका तो सस्पेंडेड, ये आपका एक स्लीपर है, ये आपका दूसरा स्लीपर है, इनके बीच में ये रेल्स के बीच में ये आपने गैप प्रोवाइड दिख रहा है जो आपको, ये आपका सस्पेंडेड जॉइंट है, ठीक है। तो इस टाइप के जॉइंट्स को आपको सस्पेंडेड जॉइंट कह रहे हैं। नेक्स्ट आपका है ब्रिज जॉइंट। ये आपका एक स्लीपर है, ये दूसरा स्लीपर है। अगर यस कमिंग, अगर इसमें ये बार नहीं होती स्टील की तो ये किस टाइप का जॉइंट हो जाता, सस्पेंडेड टाइप का। बट इसमें क्या है कि अपन ने एक स्टील की बार प्रोवाइड कर दी है और ये जो टोटली अनलोड जो आ रहा है ये इस बार के थ्रू स्लीपर्स में ट्रांसफर हो रहा है। तो इस टाइप का जॉइंट आपको एक ब्रिज शेप की कंडीशंस बन रही है, इसलिए इसको आपने ब्रिज जॉइंट बोल दिया। ब्रिज ऑफ मेटल स्टील की बार प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। ये दूसरे टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का, ये आपकी स्टील की बार है और इसके ऊपर कहीं जॉइंट आ रहा है, ये सपोर्ट इसमें लोड ट्रांसफर कर रहा है साइड में, ठीक है। तो इस टाइप का भी ये ब्रिज जॉइंट आएगा। इसमें आपने क्या है कि फ्लैट स्ट्रेट वो आपने स्टील बार यूज की है, ये इस टाइप की भी हो सकती है, यहां से स्टार्ट हो और यहां लेके ये ऐसे टाइप, ठीक है। तो आपकी शेप एंड जो डिजाइन है वो ब्रिज के हिसाब से बनेगी, बाकी इसका कोई वैसे स्ट्रेंथ के लिए वैसा कोई रोल नहीं है। किसी भी टाइप का जॉइंट कहीं पे भी यूज कर सकते हो। आजकल क्या है कि वेल्डेड जॉइंट स्टार्ट हो गए सारे, वेल्डेड जॉइंट। ये जॉइंट एब्सोल्यूट हो रहे हैं क्योंकि इनके बीच में क्रीप का इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए वेल्डेड जॉइंट स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट आपका था पैरेलल या स्क्वायर जॉइंट। तो ये आपका पैरेलल या स्क्वायर जॉइंट है, दोनों जो भी आपके बन रहे हैं जॉइंट जो भी आ रहे हैं वो आपके पैरेलल आ रहे हैं दोनों रेल्स में, ठीक है। तो इस टाइप का जॉइंट आपका पैरेलल जॉइंट हो गया। ये आपका स्टैगर्ड जॉइंट, पहला जॉइंट यहां है, इसके पैरेलल में कोई जॉइंट नहीं है, दूसरा यहां है, इसके पैरेलल में कोई जॉइंट नहीं है। तो अल्टरनेट जॉइंट्स आ रहे हैं, डिपेंड करता है आपकी रेल लेंथ, जो रेल्स की लेंथ है उन पे डिपेंड करता है जॉइंट्स कहां आएगा। हो सकता है वो पैरेलल हो जाए अगर आपका जंक्शन पॉइंट पे कहीं इधर उधर नहीं हो रहा हो, उसी रेल जो आपकी मान लो कितनी थी बीजी रेल की लेंथ थी आपकी 13 मीटर, इसमें दोनों रेल्स आपकी कंटिन्यूस आ रही है तो ये कंटिन्यूस पैरेलल जॉइंट ही आएंगे। बट इन केस कहीं पे अगर आपने शॉर्ट लेंथ की रेल प्रोवाइड कर रखी है या फिर आपका कहीं क्रॉसिंग्स आ रहा है जहां आपको चेंज करना है, तो उस केस में आपकी रेल लेंथ चेंज हो जाती है और रेल लेंथ चेंज होती है आपके जॉइंट जो है वो अल्टरनेट आने शुरू हो जाएंगे, पैरेलल नहीं रहेंगे फिर, ठीक है। या फिर अगर पैरेलल बनाने हैं तो ये दोनों जो रेल्स आप प्रोवाइड कर रहे हो ये सिमिलर लेंथ की होनी चाहिए। जॉइंट अगर पैरेलल होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैगर्ड होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और किसी भी रेलवे ट्रैक का सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है जॉइंट। किसी भी रेलवे ट्रैक को आप अगर बनाओगे तो उसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट जो हो रहा है वो आपका जॉइंट हो रहा है। तो ट्राई क्या करते हैं अपन, मिनिमम जॉइंट प्रोवाइड करो। जो भी आप रेलवे ट्रैक डिजाइन करोगे उसमें जॉइंट शुड बी मिनिमम, नंबर ऑफ जॉइंट शुड बी मिनिमम, ठीक है। मिनिमम कैसे होंगे,
रेल्स जो है आपने यूज की हैं, ये आप बोल रहे हो 13 मीटर, ठीक है। 13 मीटर से ज्यादा लेंथ की क्यों यूज नहीं कर रहे, और 13 मीटर ही क्या स्टैंडर्ड साइज है, इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। पहली चीज, अगर मैं मान लो 10 मीटर की या इससे कम लेंथ की मैं रेल प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो मेरे को ट्रैक डिजाइन करने में नंबर ऑफ जॉइंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे ज्यादा, ठीक है। जितने छोटे लेंथ की ये रेल्स होगी उतने ज्यादा जॉइंट्स आएंगे। और अपन ये बात कर रहे हैं कि जॉइंट जो है वो वीकेस्ट पॉइंट है, किसी भी रेलवे ट्रैक का जॉइंट है वो वीकेस्ट पॉइंट है, तो आपको जॉइंट मिनिमाइज करने हैं। इस केस में आपको रेल की लेंथ लंबी चाहिए। 13 से ज्यादा क्यों नहीं, 13 स्टैंडर्ड कैसे है। आपको रेल्स जो है मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही है, प्रोडक्ट कहीं और बन रहा है, रिक्वायरमेंट आपको कहां है जहां ट्रैक ही नहीं है। रेल्स की कहां रिक्वायरमेंट है, जहां ट्रैक है नहीं, नया ट्रैक आपको बनाना है, ठीक है, वहां रिक्वायरमेंट है। तो इस रेल को उस जो रिक्वायरमेंट है वहां पहुंचाना भी है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो एक व्हीकल की जो लेंथ होती है वो उस रेल से ज्यादा होगी, तभी आप ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आपको इस रेल को अगर ज्यादा लंबी लेंथ की बना दी, मान लो 20 मीटर की बना दी, तो आपको 20-22 मीटर का व्हीकल चाहिए जो इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके। आपने एक व्हीकल बना दिया, मान लो रेलवे से ही आप ट्रांसफर कर रहे हो, मालगाड़ी जो आ रही है उससे आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो। यहां से आपने इस स्टेशन तक, कोई पर्टिकुलर स्टेशन था जयपुर जंक्शन, और दिल्ली से आपने प्रोडक्ट मंगवाया था, यहां से आपने जयपुर तो पहुंचा दिया प्रोडक्ट, किस हेल्प से, रेलवे ट्रांसपोर्टर ने आपने यूज कर लिया। बट फाइनल आपको कहां ले जाना है, जहां आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहां आपकी न्यू लाइन बन रही है, वहां ले जाने के लिए फिर दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी साइज का व्हीकल हर जगह अवेलेबल करवाना पड़ेगा इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इससे ज्यादा लेंथ की आप रेल प्रोवाइड कर रहे हो, किसी वजह से एक रेल में डिफेक्ट आ गया, तो इसको चेंज करने में इसका टोटल जो वेट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। चेंज करने के लिए वापस उसी टाइप का व्हीकल चाहिए। जो भी प्रोसेस आपकी मेंटेनेंस की होगी, कुछ भी चेंज करोगे उसके अंदर आपको उस टाइप का व्हीकल चाहिए जो उस रेल लेंथ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके। उस हिसाब से डिजाइन की जाती है रेल, और इसीलिए इसकी 13 मीटर कोर्डल वैल्यू है, या 12.70 मीटर है, बट अपन कंसिडर करते हैं इसको 13 मीटर। तो ये स्टैंडर्ड डिजाइन है, ठीक है। इसीलिए इसकी रेल की लेंथ इस वे में रखी जा रही है। हो सकता है 15 मीटर भी आ गई, बट अभी तक जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 13 मीटर की बोल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, ये जो जॉइंट्स है इनको मिनिमाइज करने के लिए नई प्रोसेस आ गई, कौन सी, वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। उसकी हेल्प से दो रेल्स को जॉइंट कर रहे हैं, बट उसमें भी क्या डिफेक्ट है, आपकी एक्सपांशन जॉइंट नहीं रहता। अगर वेल्डिंग करोगे तो आप इसके बीच में दो गैप जो आप एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हो वो खत्म हो जाता है। तो उस जॉइंट को भी आपको एक्सपांशन जॉइंट भी प्रोवाइड करना है, टेम्परेचर इफेक्ट है। तो दोनों ही टाइप के जॉइंट वेल्डिंग वाले क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, लेंथ रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए। और जो दूसरा वाला जॉइंट है, ये जो बोल्टेड जॉइंट है, ये वीक होता है एज कंपेयर टू वेल्डिंग, इसलिए वेल्डिंग वाला ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। पर उसमें भी एक लिमिट है कि आपका 20 मीटर या 30 मीटर के बाद आपको एक बार एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्रीप इफेक्ट है, ये आएगा ही आएगा। किसी टाइप की रेल है उसमें मैन्युफैक्चर डिफेक्ट हो सकता है, या लोड की वजह से आपका क्रीप इफेक्ट आएगा, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए आपको एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके रेल जॉइंट थे। आइडियल जॉइंट कैसा होना चाहिए, कोई भी आप जॉइंट प्रोवाइड करोगे, कोई भी आप स्टैंडर्ड आप कोई चीज पढ़ते हो तो उसका कंपेयर किससे करते हो, जो चीज स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो आइडियल जॉइंट में भी, रेल्स में भी आपने पढ़ा था आइडियल रेल्स किस टाइप की होनी चाहिए, कंपोजिशन थ्रू आउट द सेम होना चाहिए। जो भी आप रेल बना रहे हो किसी भी मटेरियल की, कार्बन अगर कंटेंट एक रेल में किसी परसेंटेज का रखा है आपने, मान लो 0.4% रखा है, तो हर एक रेल में उतना ही होना चाहिए। अगर क्रॉस जो आप क्रॉसिंग आते हैं या पॉइंट्स जो आते हैं, जहां चेंज पॉइंट आता है, वहां कार्बन हाई चाहिए, उसके अलावा पूरे ट्रैक में आपका सेम कार्बन कंटेंट का होना चाहिए। उसमें आप वेरी भी नहीं कर सकते। ये आप रेल डिजाइन कर रहे हो, इसके जो कंपोजिशन है वो आपने ऑलरेडी डिजाइन कर दी है, लोहे से बनी है, स्टील बना है, उसका कंपोजिशन आप, यह नहीं है कि आपने जहां डिजाइन कर रहे हो उसके अलावा कहीं पे भी आप इसका चेंज कर सकते हो,
कहीं आप चेंज नहीं कर सकते, जो कंपोजिशन बन गया ठीक है। कंक्रीट में क्या होता है, आप बेचिंग कर सकते हो दूसरी जगह, सीमेंट ऐड कर सकते हो, वाटर ऐड कर सकते हो, कोई एड मिक्सचर ऐड कर सकते हो, केमिकल ऐड कर सकते हो, बट इसमें क्या ऐड करोगे, कोई भी चीज आपकी ऐड नहीं होगी, जो कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एक बार जैसी डिजाइन होके आ गई, जो भी प्रोसेस उसने यूज किया था वही डिजाइन रहेगी, उसमें डिफेक्ट चांसेस नहीं रहते, क्योंकि सिमिलर वे की सारी ड्रेल्स उसी वे में डिजाइन होती है। हो सकता है कुछ माइनर डिफेक्ट आ जाए कूलिंग में या फिर कंपोजिशन बनाने में उस टाइम में, या फिर उसकी लेंथ में कोई डिफेक्ट आ जाए, बाकी इस टाइप के कोई डिफेक्ट नहीं आएंगे कि किसी में कार्बन बहुत ज्यादा कर दिया और किसी में बहुत कम हो गया। मिक्सिंग नहीं है, आरएमसी प्लांट नहीं है, ये इसका स्टील का प्रोसेस है, उसी वे में होगा, तो इसमें आपका कंपोजिशन से ज्यादा लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, उसी वे में रेल जॉइंट जो बनाओगे तो ये बोल रहा है नियरली होना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। एक्सपांशन जॉइंट को छोड़ के बाकी आपका रेल जॉइंट एकदम नियर होना चाहिए, जैसे आपका वेल्डेड जॉइंट है, वेल्डेड जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे ही इसका कोशिश ये रहती है कि जो दोनों रेल्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाए अच्छे से। जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा लॉस होगा। दो रेल्स के बीच का अगर एक्सपांशन जॉइंट आपने बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर दिया तो ये जो जॉइंट है इसकी लोड केयरिंग कैपेसिटी नहीं होती। मानते हो इस चीज को? क्योंकि ये जो है रेल्स बनाई है आपने हाई स्ट्रेंथ स्टील से बनाई है, जॉइंट्स क्या है, दो प्लेट्स हैं ओनली, और इसके साथ बोल्ट लगे हैं, ये लोड कहां से बियर करेगी? रेलवे सिस्टम का जो एक ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है उसका लोड कितना होता है, वो इस चीज को बियर नहीं कर पाएगी। तो ये अगर आपका एक्सपांशन जॉइंट मिनिमम है तो इसका लोड सीधा नेक्स्ट रेल पे आ जाएगा, तो उसकी वजह से डिफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही था, टू एंड्स ऑफ द रेल शुड बी एज नियर एज पॉसिबल। ठीक है, रेल जॉइंट शुड हैव सेम स्ट्रेंथ और स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है? डिफ्लेक्शन बाय यूनिट लोड। तो ये आपका सेम स्ट्रेंथ का रेल जॉइंट आपको प्रोवाइड करना है। जो आप प्लेट्स यूज कर रहे हो या फिर वेल्डिंग आप यूज कर रहे हो वो आपकी उसी स्ट्रेंथ की होनी चाहिए जिस स्ट्रेंथ की रेल्स हैं। प्लेट्स जो आप यूज करोगे उस स्ट्रेंथ की नहीं मिलेगी, बट एज कंपेयर टू 80% 90% स्ट्रेंथ वो होनी चाहिए जो आपकी रेल्स की स्ट्रेंथ है। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ आपको प्लेट्स यूज करनी है। नेक्स्ट आपका जॉइंट शुड प्रोवाइड स्पेस फॉर एक्सपांशन। अभी जो बात कर रहे थे अपन, और कॉन्ट्रैक्शन। टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से सर्दियों में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन आएगा और गर्मियों में एक्सपांशन होगा। तो उस जॉइंट के बीच में आपको कुछ गैप छोड़ना पड़ेगा 2 mm 3 mm का, जिससे दोनों रेल्स अगर एक्सपांड हो रही है तो वो काउंटरैक्ट कर जाए। अगर ये मान लो आपने जॉइंट प्रोवाइड नहीं किया है, अगर आपने जॉइंट प्रोवाइड नहीं किया है, ये आपकी एक रेल थी, दूसरी ये रेल हो गई, तो जैसे ही इसकी लेंथ इंक्रीज होगी ये इसको काउंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, ये साइड में जाने की कोशिश करेगा, आपका अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा। और रेलवे का सिस्टम क्या है? गेज पे चलती है ओनली। गेज डिस्टर्ब हो गया मतलब सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, आप उसको यूज नहीं कर सकते, उस ट्रैक को आप परमानेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जॉइंट शुड बी सच देयर एनी रेल कैन बी टेकन आउट। अगर कोई डिफेक्ट आता है तो ऐसा ना हो कि आपको पूरा का पूरा ट्रैक ही हटाना पड़ रहा हो, पर्टिकुलर एक रेल को आप हटा के दूसरी रेल चेंज करो, इस टाइप का आपका सिस्टम होना चाहिए। इसीलिए आपका वेल्डेड जॉइंट के कंपेयर में बोल्टेड जॉइंट प्रोवाइड कर देते हैं हर 20 मीटर या 30 मीटर की लेंथ में, क्योंकि अगर कहीं डिफेक्ट आ गया, वेल्डेड जॉइंट का क्या है, थ्रू आउट द लेंथ आपने वेल्ड कर दिया, अब इसको ब्रेक करना इजीली नहीं है, क्योंकि आर्क वेल्डिंग होती है या फिर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है, तो उस स्ट्रेंथ की वेल्डिंग होती है जिस स्ट्रेंथ की आपकी रेल्स है, तो इसको वापस ब्रेक करना इजी नहीं रहेगा, या फिर उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ ब्रेक आ जाएगा। दोनों टाइप की रेल, दोनों साइड की जो रेल्स है, मान लो डिफेक्ट इसमें था बट इसको तोड़ते टाइम जो आपने वेल्डिंग की है इसकी वजह से डिफेक्ट इसमें आ गया, तो आपको फिर ये नेक्स्ट जॉइंट चेंज करना पड़ेगा। ऐसे कंटिन्यूस करोगे फिर प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तुम्हारा, नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, फिश प्लेट्स, ये आपका कोई जॉइंट है, इसके एक डायरेक्शन में इधर प्लेट लगी होती है, एक प्लेट इधर लगी होती है, इनको बोलते हैं फिश प्लेट्स। जॉइंट्स प्रोवाइड करने के लिए फिश प्लेट्स का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
इकोनॉमिकल होना चाहिए। जो भी आप जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हो इट शुड बी इकोनॉमिकल। कॉस्ट इतनी हाई नहीं होनी चाहिए कि आपका रेवेन्यू नहीं आ रहा है और आपने बहुत अच्छे अच्छे जॉइंट प्रोवाइड कर दिए, उस टाइप का जॉइंट कोई काम का नहीं है। जॉइंट करके क्या करोगे जब उस पर ट्रेन ही नहीं रन कर रही है। बीजी ट्रैक के लिए जॉइंट की डिजाइन अलग है, नैरो बेस के लिए जॉइंट की डिजाइन अलग है। आप नैरो बेस के लिए बीजी ट्रैक वाले डिजाइन कर रहे हो तो ये आपके लिए कॉस्टली पड़ेगा। जो लोड ही नहीं आ रहा जिस वजह से, उसके लिए आप इसको डिजाइन कर रहे हो। इस पे लोड कितना आ रहा, मान लो 1000 टन या 10 टन, और इस पे आ रहा है 100, तो इस दोनों का कंपेयर जब करोगे तो ये कितना कॉस्टली पड़ जाएगा, 10 गुना। तो इस टाइप का जॉइंट भी आपको डिजाइन नहीं करना है। आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, इकोनॉमिकल हो, चीप हो, मेंटेनेंस तो हो जाएगी पर स्ट्रेंथ भी हो। इसके चक्कर में डकार नहीं मारनी है बिल्कुल। चाहिए था बीजी ट्रैक के लिए डिजाइन कर दिया आपने, एनजी के लिए पहला ट्रैक जब ट्रायल चल रहा था उसी टाइम ब्रेक हो गया, तो इस टाइप का भी डिजाइन नहीं करना है। जॉइंट शुड बी इकोनॉमिकल, चीपर बट स्ट्रॉन्ग, इक्वल स्ट्रेंथ एज रेल्स, ठीक है। तो उस टाइप का आपको जॉइंट प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड सफिशिएंट इलास्टिसिटी, शॉक और वाइब्रेशन जो आता है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, टफनेस भी होनी चाहिए। सडन लोड अगर आता है और वेरिएशन लोड आ रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा आपका। ग्रेजुअल लोड अगर आ रहा है किसी रेल्स पे तो वो आपका स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, और अगर सडन लोड आ रहा है तो वो आपकी उसकी जो टफनेस है, पढ़ा था ये, टफनेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इट शुड प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस। ये आपकी रेल्स है। अगर यहां आपका कोई भी वैगन रन कर रहा है तो ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स करने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर, रेल्स के अंदर या जॉइंट्स के अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आगे इंक्रीज नहीं हो, इसकी लेंथ फिक्स हो। क्रीप जो आती है वो इसी वजह से आती है, ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं कर पाते उसकी वजह से उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है। लेंथ इंक्रीज नहीं होनी चाहिए रेल्स की। इतना भी इलास्टिसिटी न हो कि पहला ट्रैक इस पर जब पहली ट्रायल चल रही थी उसी टाइम ये एक्सपांड हो गया, तो इलास्टिसिटी मिनिमम होनी चाहिए, स्ट्रेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए। डक्टिलिटी तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। डक्टाइल मटेरियल कौन सा था पता है आपको, जिसको आप खींच के एक थिन लेयर में बना देते हो किसी रिक्वायर्ड लेंथ की, तो उस टाइप का मटेरियल नहीं होना चाहिए, इसकी लेंथ फिक्स होनी चाहिए। आपने इलास्टिक मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, पहले दिन आपने 13 मीटर की रेल प्रोवाइड की थी, 3 महीने बाद ये 15 मीटर की हो रही है, उस टाइप की रेल वहां काम नहीं आएगी, आपको ट्रैक पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो उससे पहले गवर्नमेंट आपको चेंज कर देगी, ठीक है। ट्रैक चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। क्रीपी इफेक्ट, ये लॉन्गिट्यूडनल जो वेरिएशन आ रहा है उसी को क्रीप बोलते हैं। जॉइंट शुड बी यूनिवर्सल टाइप, सारे एक टाइप के जॉइंट होने चाहिए आपके। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है जॉइंट्स में, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ जॉइंट्स, सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या होता है रेल का, जॉइंट, किसी भी ट्रैक का। तो आपको ये अवॉइड करना है, जॉइंट नहीं प्रोवाइड करने हैं। किस कंडीशन में, अगर कोई ब्रिज है 6 मीटर का और उससे कम का, उस कंडीशन में आपको जॉइंट प्रोवाइड नहीं करना है, एक टाइप की रेल प्रोवाइड करनी है थ्रू आउट द जॉइंट ब्रिज में। 13 मीटर की रेल होती है उसको प्रोवाइड कर दो, ठीक है। लेवल क्रॉसिंग आ रही है वहां भी आपको जॉइंट प्रोवाइड नहीं करना है। विद इन 3 मीटर ऑफ अप्रोच ऑफ द ब्रिज अबटमेंट, ये आपका ब्रिज आ रहा है, इसके इधर भी 3 मीटर में नहीं होना चाहिए, इधर भी 3 मीटर में नहीं होना चाहिए जॉइंट। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसको सस्पेंशन मिल रहा है इस टाइप का। अगर जॉइंट होगा तो आगे वाली रेल का ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे इस पे लोड आएगा ये डाउनवर्ड जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको स्टिफनेस, वो डिफॉर्मेशन होने के चांसेस ज्यादा है, सस्पेंशन मिल रहा है, उस वजह से आपका डिफेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इन 3 कंडीशन में जॉइंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्रीप ऑफ द रेल्स। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल्स इन ट्रैक इज टर्म एज क्रीप, और ये जो होती है वो टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से होती है क्रीप। रिपीटेशन ऑफ लोड्स एंड ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट, ठीक है। आपकी कोई रेल्स है 12 मीटर की या 13 मीटर की जो भी थी आपकी, ये बिजी, ये तो है मीटर गेज के लिए 12 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ, और बिजी ट्रैक के लिए 13 मीटर है, ठीक है।
तो इसकी लेंथ आपकी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, जो अभी अपन डक्टिलिटी की बात कर रहे थे या फिर इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे। टेम्परेचर इफेक्ट से इसकी लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट आता है, mm में 2-4 मीटर नहीं बढ़ेगी, 0.mm में कुछ बढ़ जाएगी 10 साल बाद, 20 साल बाद। तो इस टाइप को जो क्रीप है, इसको काउंटरैक्ट करने के लिए आपने क्या किया था, यहां एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड किया था। एक्सपांशन जॉइंट का काम ही यही है, इस क्रीप को काउंटरैक्ट करना। ठीक है, सारे ट्रैक में होगी ये तो कोई चक्कर नहीं है। 130 mm तक वैल्यू चेंज हो सकती है अगर आपका मटेरियल डिफेक्टिव है। वैसे नहीं आती क्रीप, बट इन केस आपने कोई डिफेक्टिव मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, डकार मार ली, तो उस केस में आपको क्रीप 130 mm तक आएगी। इसमें आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ट्रैक को, क्योंकि आपने मैक्सिमम इससे ज्यादा एक्सपांशन जॉइंट नहीं प्रोवाइड कर सकते। 30 mm बहुत होता है, 3 सेंटीमीटर का एक्सपांशन जॉइंट बहुत ज्यादा डिफेक्ट करेगा, क्योंकि जॉइंट पहले ही वीकेस्ट पॉइंट होता है और उसके अंदर भी आपने स्पेस दे दिया तो वो आपके लिए और ज्यादा नुकसान करेगा, आग में घी डालने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या कॉजेज है? पहली चीज है रेल्स आपने फिक्स नहीं किए, जॉइंट्स जो भी प्रोवाइड किए थे वो आपने फिक्स जॉइंट प्रोवाइड नहीं किए थे, या फिर इलास्टिसिटी ज्यादा थी रेल्स की जो आपने प्रोवाइड किया, डक्टाइल मटेरियल था, स्लीपर्स बेड क्वालिटी के हैं, अलाइनमेंट है उसको फिक्स नहीं कर पा रहे। 2 पॉइंट होते हैं स्लीपर्स के अंदर, इसके बीच में रेल होल्ड होती है। स्लीपर्स में पहले से गेज डिजाइन रहता है, उसमें आपको फिक्सिंग करने की जरूरत नहीं है। ये आपके 2 पॉइंट है, रेल्स को इसी के ऊपर रखना होता है, दोनों तरफ से आपकी की जरूरत है इसको फिक्स करने के लिए। ठीक है, अंदर और बाहर दोनों तरफ की लगी होती है, ये इसको फिक्स कर देती है और ये आपकी रेल्स है। तो ये होल्डिंग कैपेसिटी जब स्लीपर डिजाइन होता है उसी टाइम इसमें लगी रहती है। आप जाके स्लीपर्स को भी देखना, साइड में पड़े हो तो ट्रैक पे मत जाना। ठीक है, ड्रेनेज कंडीशन, पानी की वजह से क्या है कि आपका बैलास्ट इधर उधर हो जाएगा, सस्पेंशन खत्म हो जाएगा, उसकी वजह से आपकी रेल लेंथ बढ़ेगी। नेक्स्ट है गैस मेंटेनेंस, सुपर एलिवेशन। अगर कर्व कहीं आ रहे हैं, वहां अगर सुपर एलिवेशन नहीं है सही से, ये आपने हाईवे में पढ़ा था, हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ा था ना, सुपर एलिवेशन। ठीक है, वही यहां है। ओवर कैपेसिटी ट्रैफिक ऑफ रेल्स डिजाइन किया था मीटर गेज के लिए, जो वॉल्यूम है, ट्रैफिक वॉल्यूम है, वो आप ब्रॉड गेज का रन कर रहे हो उसके ऊपर। तो क्या होगा, ये आपकी पर्टिकुलर ट्रैक बनी हुई थी, इस पर नंबर ऑफ लोड्स जब रिपीट हो जाएंगे ज्यादा तो इसकी लेंथ इंक्रीज होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ब्रेक्स, ये मेन कारण है क्रीप का। ये आपका जंक्शन पॉइंट है, यहां से आपका ट्रैक आ रहा है, डबल लाइन है, एक ट्रैक यहां आ रहा है, दूसरा यहां जा रहा है, तीसरा सीधा जा रहा है। ठीक है, इस टाइप का आपका मेनली ये जो इफेक्ट है ये स्टेशन पॉइंट पे आएगा। जब आपकी ट्रेन यहां से आ रही है, जहां रुकेगी तो ये क्या कि फोर्सफुली इसको रेल्स को आगे धकेलने का काम करेगी और फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो इस वजह से रेल की लेंथ बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे जैसे ब्रेक लगेंगे ये क्या करेगा, इस रेल्स को आगे पुश करने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से यहाँ पे क्रीप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आप यहाँ ट्रैक पे जो भी आपका ट्रेन खड़ी है वो अगर रन करने की कोशिश करेगी तो वो क्या करेगी, इसको बैकवर्ड पुश करने की कोशिश करेगी, ट्रेन खुद आगे बढ़ने के लिए। उसके साथ जो रेल्स के साथ उसके व्हील्स का जो फ्रिक्शन लगेगा वो बहुत हाई लगेगा। ठीक है, तो उस वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज होने की कोशिश करेगी। किसी भी ट्रैक पे अगर कंटिन्यूस वन वे ट्रैफिक चला तो इसमें क्रीप आने के चांसेस बहुत हायर रहते हैं। यहां से किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही है, आगे जा रही है, ट्रेन आ रही है, आगे जा रही है, पर उस डायरेक्शन से कोई ट्रेन आई नहीं है, वहां से कोई वॉल्यूम आया ही नहीं है, तो उस वजह से एक ही डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज हो रही है। क्या होता है, ये आपका जॉइंट है, अगर कंटिन्यूसली इसी डायरेक्शन से आपका ट्रैफिक आ रहा तो ये इसको बार बार
शॉक लोडिंग देगा। इसकी वजह से इसकी लेंथ इधर की तरफ इंक्रीज करेगी, मतलब इस डायरेक्शन से ये शिफ्ट होने की कोशिश करेगी रेल्स, और ये जॉइंट आपका फेल हो जाएगा। बट अगर कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी लेंथ तो बढ़ ही रही है और इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी तो वापिस ये फिल हो जाता है। ये कंडीशंस होती है जॉइंट्स के अंदर, तो वो भी आपका एक रीजन है। स्टार्टिंग बैकवर्ड पुश करता है और स्टॉपिंग के टाइम फॉरवर्ड पुश करता है रेल को, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वेव मोशन ऑफ द व्हील्स, ये आपका एक रेल लेंथ है, ये दूसरी रेल लेंथ है, ये आपने जॉइंट प्रोवाइड कर रखा है। ये एक व्हील आपका यहां से यहां रन कर रहा था, दूसरा व्हील यहां से यहां रन कर रहा था। कंटिन्यूस ये इसको एक वेव की डायरेक्शन में लोडिंग कंडीशन देगा, ठीक है। इस वजह से भी क्रीप आती है क्योंकि ये रेल को आगे पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो वेव मोशन हो गया। चेंज इन टेम्परेचर, ये तो कॉमन इफेक्ट है, जितना हायर टेम्परेचर होगा रेल लेंथ बढ़ने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, ठीक है। और वेदर में ज्यादा क्रीप आती है तो लिखा हुआ है, ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ क्रीप, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपकी एक्चुअल लेंथ थी जब आपने डिजाइन किया था, ठीक है। कंटिन्यूसली रिपीटेशन ऑफ लोडिंग की वजह से ये आपका जो सेकंड ट्रैक है ये डिफेक्टिव रेल है आपकी। उसकी जो एक्चुअल आपकी गेज थी वो तो ये है, बट जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हुई है इसकी रेल की, ये अपनी पोजीशन से डिफेक्ट होने की कोशिश करेगी, बाहर या आउटर या इनसाइड दोनों में से किसी डायरेक्शन में जा सकती है, ये बाहर जाने की कोशिश कर रही है। तो ये इसकी रेल की लेंथ में चेंज हुआ है, इसीलिए आपका इसमें ट्रैक में डिफेक्ट आ रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो ये डिफेक्ट आपको मिनिमाइज करना है। अगर कंटिन्यूसली ऐसे डिफेक्ट आते रहे तो फिर डिजाइन करते रहोगे या फिर ट्रेन भी रन करेगी, कभी ट्रेन रन नहीं करेगी। आप कभी इस रेल को हटा रहे हो, कभी इस रेल को हटा रहे हो, कभी कटिंग कर रहे हो, कभी फिलिंग कर रहे हो, इतना ही काम रह जाएगा। पैसेंजर्स के लिए उस ट्रैक का कोई यूज नहीं रहेगा, ठीक है। तो उस टाइप का डिजाइन नहीं करना है। पहला जो रीजन है वो स्लीपर्स मूव आउट ऑफ द पोजीशन। अगर आपने इसका जॉइंट्स प्रोवाइड सही नहीं किया, बोल्टिंग सही नहीं किया स्लीपर्स के ऊपर जो आपकी रेल आ रही है उसकी वजह से, तो वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। डेंसिटी अगर प्रॉपर नहीं है, मान लो आपने डेंस की जगह डेंसिटी जो थी आपको इस टाइप की चाहिए थी, पर आपने क्या किया, इस टाइप की प्रोवाइड करवा दी, ये गैप ज्यादा हो गया, इसकी वजह से डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। गैप वेरिएशन एट जॉइंट्स एंड अदर पार्ट्स, ये आ गया वो। गेज डिस्टर्बेंस, जैसे जैसे रेल लेंथ इंक्रीज होगी, रेल्स आउटर डायरेक्शन जाने की कोशिश करेगी या इनर डायरेक्शन आने की कोशिश करेगी, उसकी वजह से गेज डिस्टर्ब हो जाएगा। गेज डिस्टर्ब होगा, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। मेन चीज ही गेज है। आपको अगर डिजाइन करनी है तो आपको इस गेज की वैल्यू याद रखनी है कि ये इतना होना चाहिए। सुपरविजन का जो काम कर रहे हैं रेलवे ट्रैक पे, आपने देखा होगा जो घूमते रहते हैं कुछ पर्सन्स, उनके हाथ में एक फिक्स गेज रहता है, वो हर जगह मेजर करते चलते हैं। जहां भी उनको लगता है कोई एक की यहाँ से आउट ऑफ, जब वो गए थे वहां मिली नहीं की, तो वो उस गेज को वापस चेक करते हैं इस पॉइंट पे और की को फिक्स करते हैं। उनके पास की भी होती है या फिर कहीं वहां आसपास मिल जाती है तो भी वो उस चीज को फिक्स करते हैं। तो ये सुपरविजन वालों के पास भी इस गेज को चेक करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा चीजें रहती है, ठीक है। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स विल बी डिस्टर्ब्ड। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग कौन से होते हैं, जहां आपको चेंज करना है, ट्रैक चेंज करना है। प्लेटफॉर्म 1 पे जाना था, प्लेटफॉर्म 2 पे गए, इसके लिए आपको ये आपने एक अलग रेल प्रोवाइड की थी। इसकी वजह से अगर आपने गेज डिस्टर्ब कर दिया, अगर प्रॉपर विड्थ नहीं है, गेज जब तक प्रॉपर नहीं होगा आपकी ट्रेन दूसरे पोर्शन पर नहीं रन करेगी, फर्स्ट पोर्शन पर ही रहेगी। तो वो चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के एक और मेरे पास पीडीएफ है, वो भेजूंगा तुम्हें, जिसमें क्रॉसिंग कैसे हो रहा है वो दिखाएंगे तुम्हें, ठीक है। डिफिकल्ट टू रीफिक्स, रीफिक्स तो अगर क्रीप आएगा तो रीफिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। फैक्टर डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रीप, कर्व्स पे क्रीप ज्यादा रहती है। क्यों रहती है, अगर आपने सुपर एलिवेशन डिजाइन सही नहीं किया है तो इनर जो कर्व हैं,
इस पे लोडिंग ज्यादा आएगी, ठीक है, एज कंपेयर टू आउटर। अगर सुपर एलिवेशन प्रॉपर डिजाइन है तो फिर इतनी लोड नहीं आएगी। जो आपकी ट्रेन है वो अपनी स्पीड से रन कर रही है, उसको स्पीड भी रिड्यूस करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से वो कंटिन्यूस में निकल जाएगी। बट अगर आपने सुपर एलिवेशन प्रॉपर डिजाइन नहीं किया है तो चांसेस एक्सीडेंट के भी ज्यादा है और क्रीप के भी ज्यादा है। दोनों में कंडीशंस में आपकी हायर चांसेस ऑफ क्रीप रहेंगे अगर आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया ढंग से, ठीक है। ग्रेडियंट ये आपका वर्टिकल कर्व के लिए आता है। सुपर एलिवेशन को आप हॉरिजॉन्टल कर्व भी बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल कर्व, एंड दिस इज ग्रेडियंट। ये आपका वर्टिकल कर्व। 3 टाइप के ग्रेडियंट आगे आएंगे आपके जियोमेट्रिक डिजाइन जब पढ़ेंगे उसमें। लिमिटिंग, एक्सेप्शनल, ये आपने हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे शायद, एक रूलिंग ग्रेडियंट पढ़ा था। ग्रेडियंट क्या है कि आपको वर्टिकल डायरेक्शन में एलिवेशन डिफरेंस जितना भी आ रहा है ये आपका ग्रेडियंट होता है। अलग अलग स्टेशन पर रीच करने के लिए आपको वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करने हैं, तो इसमें आपको ग्रेड चेंज करना पड़ेगा, एलिवेशन चेंज होगा आपका। तो उस टाइप का जो चेंजिंग आ रहा है 1 in n ग्रेडियंट को इसमें डिफाइन करते हैं। 1 in 30, 1 in 20, 25 ऐसा कुछ पढ़ा होगा, तो वो आपका ग्रेड है, उस पर्टिकुलर किसी भी ट्रैक के लिए ग्रेडियंट शो करेगा, ठीक है। डाउनवर्ड ग्रेडियंट होगा अगर ये आपका एक ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रखा है, इतनी ग्रेड का आपने मान लो ये 1 in 20 या 30 जो भी है आपने प्रोवाइड कर रखा है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो क्या होगा कि रेल्स को, ये ट्रैक को वापस बैक पुश करने की कोशिश करेगा इंजन, तो उसकी वजह से क्रीप लेंथ ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हैं एज कंपेयर टू अपवर्ड अगर देखा जाए, ठीक है। इम्बैकमेंट प्रॉपर नहीं होगा। कौन सा होता है इम्बैकमेंट? सबसे बॉटम पार्ट जो है उसके बाद आपने ये रेल्स डिजाइन की थी यहाँ पे, तो इम्बैकमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। ये आपका इम्बैकमेंट है, ये प्रॉपर, इसका स्लोप भी प्रॉपर होना चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ भी प्रॉपर होनी चाहिए। इसके ऊपर आपने रेल्स डिजाइन की थी और इसके रेल्स के बीच का अपन ने पढ़ा था गेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। वेट एंड टाइप ऑफ रेल ये इतना इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड बनी होती है, स्टैंडर्ड डिजाइन होती है, उसमें आपका वेट से ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। लाइट वेट बोल रहा है बट सेम कंडीशन में आती है, इसमें कोई इतना चेंज नहीं है। मेजरमेंट ऑफ क्रीप, क्रीप इंडिकेटर, आपको सिंपल लेंथ मेजर करनी है। आपने कोई 2 पॉइंट उस पे, ये रेलवे ट्रैक था, एक रेल की लेंथ आपने मेजर कर रखी थी पहले, इस पे कोई 2 पॉइंट मार्क कर दिया आपने परमानेंट मार्कर से, कलर से। 2 साल बाद 3 साल बाद आपने इसमें चेंजेस देखे हैं, वो चेंजेस ही आपका क्रीप है। जितना भी चेंजेस है ये इसमें टू पोस्ट और रेल D1 आइदर साइड मार्क कर दिया, इस टाइप का पोस्ट ने, इसी से आपको मेजर करना है कि क्रीप कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है करेक्टिंग द क्रीप। क्रीप अगर आ गई किसी रेलवे ट्रैक में तो उसको आप करेक्ट कैसे करोगे? आपको वो डिफेक्ट हटाना है। एक्सपांशन जॉइंट आपने प्रोवाइड कर रखा था, वो अगर फिल हो गया उसके बाद आपको चेंजेस करने हैं, उससे पहले चेंजेस नहीं करने होते, ठीक है। पहली चीज जो मैं कल बता रहा था आपको, पुलिंग बैक द रेल्स। इजी नहीं है बट मेथड है, आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपकी रेल थी और ये आपका कोई जॉइंट था, 1 वे ट्रैफिक था, मान लो ये 2 वे ट्रैफिक था। कंटिन्यूसली इस पे शॉकिंग लोड लगा इस एक फेस पे, उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी लेंथ में कुछ शॉर्टनेस आ गई और ये आपका एक्सपांशन गैप ज्यादा हो गया। उस केस में आपको ये बोल रहा है कि किसी मशीनरी के द्वारा उस रेल को वापस पुल किया जाए तो क्रीप कंप्लीट हो सकती है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंपोजिशन थ्रू आउट लेंथ सेम होता है। अगर आप उसको पुल करने की कोशिश कर रहे हो या तो वो पुल होगा नहीं, इन केस अगर पुल होगा तो उसका कंपोजिशन कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा।
जो बेस का क्रॉस सेक्शन है वहां से कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा और वो हमेशा डिफेक्टिव रहेगा। तो आपको हमेशा रिप्लेस वाला ऑप्शन, अगर सीरियस क्रीप है तो आपको रिप्लेस ही करना है। पुलिंग बैक वाला ऑप्शन वहां काम नहीं करेगा। किसी भी ट्रैक पे आप हायर स्ट्रेंथ की रेल्स को पुल करके वापस अपनी लेंथ को बढ़ा रहे हो, ये सर्वे की चैन नहीं है, ठीक है, उसमें तो हो जाता है। जैक लगा दिए मैनुअली, मेथड्स हैं आपको याद रखना है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैनुअली तो बिल्कुल वैसे ही पॉसिबल नहीं है। क्रीप को इंक्रीज करना या कम करना मैनुअली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत हाई स्ट्रेंथ की रेल है, एक बार में हजारों टन लोड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है और उसकी लेंथ आप एज्यूम कर सकते हो कितनी है, और उसको मैनुअली किसी वे में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। स्लीपर्स मेड लूज, ये आपको बस याद रखना है, पॉइंट आपके काम के नहीं है, फिजिबल नहीं है अगर आप साइट पे जाते हो तो, ठीक है। ऐसी चीजें फिजिबल नहीं है। ट्रैक शुड बी पैक्ड प्रॉपरली, facilities should be there to avoid restriction to existing traffic, labor should be, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेथड आपको याद रखना है। फर्स्ट यूनिट आपकी यहां कंप्लीट हो जाती है। पहली चीज क्या पड़ी थी? पहली चीज पड़ी थी कहाँ है राकेश जी? चलो पहली चीज अपन ने, क्या हो गया इसको, बोर्ड को बुलाना, हमको राकेश ही बोला। वेट ए मिनट।